Hello student, welcome to Mahavir tutorial. I will cover fourth part of time and work in this particular video, and the fourth topic is efficiency on work. efficiency के दो रिलेशन होते हैं. पहला रिलेशन इसका टाइम के साथ में होता है और टाइम के साथ में इसका रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स का होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़्यादा इफ़िशियंट होगा उसको वर्क को कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा. ठीक है ना. इसका दूसरा रिलेशन होता है रेट के साथ में, मतलब जो ज़्यादा इफ़िशियंट होगा उसका रेट भी ज़्यादा होगा. रेट मतलब वर्क पर डे. ठीक है ना. जो ज़्यादा इफ़िशियंट होगा वो पर डे वर्क भी ज़्यादा करेगा. ठीक है ना. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज ए इज़ ट्वाइस एज इफ़िशियंट एज बी. इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको टाइम के साथ में कंपेयर करेंगे तो टाइम टेकन बाय ए इज़ हाफ ऑफ द टाइम टेकन ऑफ बी. क्यों? क्योंकि इफ़िशियंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. सेकेंड वन, जब आप इसको कंपेयर करोगे रेट के साथ में तो क्या होगा, द रेट ऑफ ए इज़ ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ बी. क्यों? क्योंकि रेट के साथ में इफ़िशियंसी का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का होता है. ठीक है ना. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. बी इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज ए एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज. द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क इज. ठीक है ना. पहली चीज क्या दी हुई है, द इफिशियंसी ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए. ठीक है ना. अब इफिशियंसी को जब टाइम के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क. होगा कि नहीं होगा, है ना. क्यों? क्योंकि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है. अब क्या दिया हुआ है कि बी को वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 60. तो यदि यहाँ पे आप 60 पुट करोगे तो आपको टाइम टेकन बाय ए कितना आ जाएगा, 120 डेज. ठीक है. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी. पहली चीज क्या दी हुई है, द इफिशियंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ इफिशियंसी ऑफ बी. ठीक है ना. इसको जब टाइम के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ए इज 1/3 ऑफ टाइम टेकन बाय बी. ठीक है ना. इसको कन्वर्ट कर लिया हमने इफिशियंसी को, किसमें, टाइम के टर्म में. ठीक है. अब अगली चीज क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि ए को बी से वर्क फिनिश करने में कितना टाइम कम लगता है, 60 डेज. ठीक है ना. अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे. ठीक है. तो यहां से हम इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ टाइम टेकन बाय ए लिख सकते हैं. इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में यदि हम बी टी की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ 80 इज इक्वल टू 60. मतलब टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज व्हाट, 30 डेज. इस एक की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो हमें और क्या मिल जाएगा, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज हाउ मेनी डेज, 90 डेज. अब ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा बन गया. ठीक है ना. पूछ क्या रहा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन. नाउ द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज 30 डेज. टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज 90 डेज. First of all, find the total work by taking the LCM of time taken to complete the work by individuals. Okay, 30 90 का LCM कितना होगा, 90. मीन्स आपका टोटल वर्क कितना है, 90 यूनिट. ठीक है. तो A का रेट कितना आ जाएगा, 3. B का रेट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट पर डे. तो ज्वाइंट रेट कितना होगा A और B का, तो A और B का ज्वाइंट रेट कितना होगा, 314. मीन्स दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर रहे हैं, 4 यूनिट. दोनों को कंप्लीट कितना करना है, 90 यूनिट. तो
दोनों एक दिन में यदि 4 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो 90 यूनिट वर्क कितने दिन में कर देंगे, 90/4 डेज में। मीन्स क्या होगा, 45/2। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 22 1/2 डेज। ठीक है, अब देखते हैं फर्दर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 इज A is 30% more efficient than B. How much time will they working together take complete a job which A alone could have done in 23 days? यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको परसेंटेज चेंज के बारे में बताना चाहूँगा। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसका यूज़ हर जगह होता है एप्टीट्यूड में, है ना। तो अभी यहाँ पे जो थोड़ा सा यूज़फुल है वो वाला पार्ट मैं कवर करूँगा, बाकी का पार्ट, इसका डिटेल पार्ट मैं कवर करूँगा जब परसेंटेज का वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है ना। अभी देखते हैं कि थोड़ा सा फिर भी समझ लेते हैं क्या होता है परसेंटेज चेंज। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। अब सपोज कहीं पे दिया हुआ है 30%, मतलब क्या है कि 100 का कितना, 30, मीन्स 30% का मतलब क्या होगा, 30/100। ठीक है। अब कहीं पे यदि मान के चलो 30% क्या दिया हुआ है, इंक्रीज, इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू 100 से कितना इंक्रीज कर रही है, 30 इंक्रीज कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 130 अपॉन कितना, 100। यदि कहीं पे 30% डिक्रीज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू 100 से कितना कम हो रही है, 30 कम हो रही है। मीन्स ये कितना हो जाएगा, 70/100। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया कि कहीं पे भी यदि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ है तो इंक्रीज और डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में होगी, तो 100 के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में यदि अपन करें तो कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है ना। तो मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि लेट सपोज व्हाट इज गिवन 20%। 20% मीन्स 20/100 मीन्स व्हाट, 1/5। अब 20% का मतलब तो 1/5 हुआ। यदि मैं 20% इंक्रीज की बात करूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे इसको इंटरप्रेट करना है कि जो इसका रीजन क्या है, ये मैं आपको परसेंटेज चेंज में बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। बस अभी आप इतना समझो कि इसको इंटरप्रेट करते कैसे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो किससे इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर से। कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू दी रहेगी उतने से न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब कि 20% इंक्रीज में न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है, 1, मतलब न्यूमरेटर कितने से इंक्रीज करेगा, 6 से। तो वैल्यू 20% इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है। यदि मैं 20% डिक्रीज की बात करूं तो वाइस वर्सा, मीन्स यदि इंक्रीज के केस में न्यूमरेटर 1 से इंक्रीज कर रहा था तो डिक्रीज के केस में न्यूमरेटर 1 से डिक्रीज करेगा, मतलब ही कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज 40% इज गिवन। 40% मीन्स सिंपली 20% इंटू 2। 20% इटसेल्फ मीन्स 1/5, मीन्स इट बिकेम 2/5। ओके। अब यदि सपोज 40% इंक्रीज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज बाय 2, मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो चेंज नहीं आएगा। यदि 40% डिक्रीज की बात करूं तो ये कितने से डिक्रीज करेगा, 2 से डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। जो न्यूमरेटर की वैल्यू हो उसी से इंक्रीज के केस में उतना न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज के केस में न्यूमरेटर उतने से डिक्रीज करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके मैं बता देता हूँ तो इससे थोड़ा सा क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी। जैसे सपोज कहीं पे लिखा हुआ है क्या, A is 60% ऑफ B। सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा है,
A is 60% more than B. Third statement is A is 60% लेस देन B. इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है ना? तो A is 60% ऑफ B. 60% itself means 20% इंटू 3 मीन्स 60% का मतलब कितना हो जाएगा, बोलो 20% मीन्स 1/5. तो A इज इक्वल टू 3/5 ऑफ B. ठीक है. अब यदि मैं 60% इंक्रीज की बात करूं तो A इज इक्वल टू कितना होगा. अब यहां पे न्यूमरेटर 3 दिया हुआ है, मतलब कितने से इंक्रीज करेगा न्यूमरेटर, 3 से इंक्रीज करेगा. किससे इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर से. तो ये क्या हो जाएगा 8/5 ऑफ B. ठीक है ना. फिर 60% यदि लेस देन दिया हुआ है तो क्या होगा, न्यूमरेटर कम होगा. कितने से कम होगा, 3 से कम होगा. तो ये कितना हो जाएगा 2/5 ऑफ B. ठीक है ना. अब सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब परसेंटेज चेंज कहीं भी दिया हुआ हो तो उसको जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर लें. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बतानी थी कि कभी भी इफिशियंसी का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले उसको टाइम के टर्म में या रेट के टर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. ठीक है ना. आप किसी भी टर्म में कन्वर्ट करो, चाहे उसको टाइम के टर्म में कन्वर्ट करो, चाहे उसको रेट के टर्म में कन्वर्ट करो, आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा. ठीक है ना. तो पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहले इफिशियंसी के टर्म को टाइम के टर्म या रेट के टर्म में कन्वर्ट कर लें. ठीक है. अब यहां पे क्या दिया हुआ है, A इज 30% मोर इफिशियंट देन B. तो पहली चीज क्या होगा कि 30% का मतलब कितना होगा, 10% इंटू 3 है ना. मतलब ये हो जाएगा कितना 3/10. 30% इंक्रीज की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 3 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 13/10. ठीक है ना. दैट्स वाई यहां पे लिखा हुआ है इफिशियंसी ऑफ A इज 13/10 ऑफ B. ठीक है. तो अब इसको यदि रेट के टर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ A इज इक्वल टू 13/10 ऑफ रेट ऑफ B. इसको इसलिए रेट में कन्वर्ट किया है कि आप टाइम में कन्वर्ट करोगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा. ठीक है ना. इसलिए हमने इसको किस में किया है, रेट में कन्वर्ट किया है. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि जो A है और ये क्या है B है, इनका जो रेट है, A का रेट कितना है 13, B का रेट कितना है 10. ठीक है. A और B के रेट का रेशियो 13/10 है. दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट द वर्क इज 23 डेज. ठीक है. अब देखो यहाँ पे रेट कितना है 13 है A का, वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है 23 डेज में. तो A यदि 23 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, एक दिन में 13 यूनिट वर्क करता है, तो ये टोटल वर्क कितना करता है 23 इंटू 13. और ये वर्क तो सभी के लिए कांस्टेंट होगा ना, है ना. मैंने फर्स्ट डे बताया था कि टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क कभी भी चेंज नहीं होता. ठीक है. मतलब सेम वर्क को ही सब लोग करते हैं. ठीक है. तो अब क्या पूछ रहा है कि टुगेदर कितने दिन में इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे. तो इनका जो ज्वाइंट रेट है किसका, A और B का, वो कितना है 23 यूनिट पर डे. ठीक है. टोटल वर्क कितना है 23 इंटू 13. तो जो इनको टाइम लगेगा वर्क को फिनिश करने में वो कितना लगेगा 23 इंटू 13 डिवाइडेड बाई वॉट 23 मीन्स 13 डेज इनको लगेंगे दोनों को, यदि साथ में मिलके काम करें तो. अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज among 4 persons A, B, C and D, A takes thrice as much time as B to complete a piece of work. B takes thrice, just a minute, B takes thrice as much time as C
and C takes thrice as much time as D to complete the same work. If all together they take 3 days to complete the work. अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले अपना जो वर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टू फाइंड द रेट। बिना रेट निकाले आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्या है कि एक और रिलेशन फाइंड करें, तो हम ये देखेंगे कि जैसे मान के चलिए कि हमने इफ़िशियंसी का किसके साथ में देखा, टाइम के साथ में रिलेशन देखा, और इफ़िशियंसी का रेट के साथ में देखा। यदि हम रेट और टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड करें तो वो क्या होगा, इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि जिसका रेट ज़्यादा होता है उसको वर्क कंप्लीट करने में टाइम कम लगता है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या दिया हुआ है, द टाइम टेकन बाय ए is thrice of time taken by B and time taken by B is thrice of time taken by C and the time taken by C is thrice of time taken by D। ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका रेट कितना होगा, A का रेट कितना होगा, 1 by thrice of B का रेट, B का रेट कितना होगा, 1 by thrice of C का रेट, and the rate of C equals to 1 by 3 of the rate of D, ठीक है। अब यदि आप इनके रेट का रेशियो निकालें तो क्या होगा, रेट ऑफ A और रेट ऑफ B का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:3, ठीक है। फिर B के रेट और C के रेट का रेशियो कितना दिया हुआ है, ये भी 1:3 दिया हुआ है। फिर C के रेट और D के रेट का रेशियो क्या दिया हुआ है, ये भी 1:3 दिया हुआ है। अब यदि रेशियो का कॉन्सेप्ट अपन याद करें तो कैसे अलग अलग 3 रेशियोज को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग ये 3 रेशियो दिए हुए हैं तो उनको कैसे कंबाइन करके लिखा जाता है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, उनके कॉमन टर्म को इक्वेट करके। आप देखो तो यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे C की वैल्यू 3 है, यहाँ पे C की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इस कॉमन टर्म को यदि हम इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, A का रेट, B का रेट, C का रेट और D के रेट में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको करना कैसे है ये बता देता हूँ, कैसे ये 3 डिफरेंट रेशियोज को आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखें तो A का रेट और B के रेट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:3। फिर B के रेट और C के रेट के बीच का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:3। C का रेट और D के रेट के बीच का रेशियो दिया हुआ है 1:3। सबसे पहले B को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे B को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब B की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे भी 3 है, तो 2 बार B को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें A:B:C तो मिल गया, कितना मिल गया, 1:3:9 मिल गया कि नहीं मिल गया। इस 3 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब क्या है, ये दिया हुआ है C:D और ये दिया हुआ है 1:3। अब यहाँ पे C की वैल्यू 9 है, यहाँ पे C की वैल्यू 1 है। इसको इक्वेट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 9 से, है ना। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, A:B:C:D, ठीक है ना। ये मिला क्या, किसका मिल रहा है रेशियो, तो ये रेशियो मिल रहा है किसका, रेट का, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1:3:9:27, ठीक है। मतलब A के रेट, B के रेट, C के रेट और D के रेट का रेशियो कितना मिल गया, 1, 3, 9 एंड 27। इन तीनों का मिला के ज्वाइंट रेट कितना होगा,
तो ये ज्वाइंट रेट होगा 40 यूनिट। मतलब ए बी सी और डी मिलके एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो 40 यूनिट वर्क कर रहे हैं, ये इनका रेट है, ठीक है। एंड दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज, 3 डेज। वो 3 डेज में पूरे वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यदि वो चारों मिलके एक दिन में 40 यूनिट वर्क कर रहे हैं और पूरे वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब द टोटल वर्क इज हाउ मच, 120 यूनिट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इस 120 यूनिट वर्क को करने के लिए, ये यहाँ इस 120 यूनिट वर्क को करने के लिए, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं। ए का रेट, बी का रेट, सी का रेट, डी का रेट, ये कितना था, 1:3:9:27। इनका ज्वाइंट रेट था 40, 3 डेज इनको लगते थे वर्क को कंप्लीट करने में, तो टोटल वर्क कितना था 120, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी को पूरा वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क किसी के लिए चेंज नहीं होता, तो बी को कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज 120 डिवाइडेड बाई वॉट 3। ये रेट दिया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज हाउ मच, 40 डेज में ये वर्क को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A does half as much work as B does in 1/6 of the time. If together they take 20 days to complete the work, then what is the time taken by A to complete the work independently? अब क्वेश्चन इसमें केवल समझने की बात है, ठीक है ना। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को मत देखिए, पहले ये देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो सपोज मैंने क्या मान लिया कि सपोज द टोटल वर्क इज 60, टोटल वर्क इज 60 यूनिट, ठीक है ना। और मैंने मान लिया कि लेट सपोज बी डज दिस 60 यूनिट वर्क इन 6 डेज, ओके। इन हाउ मेनी डेज, 6 डेज। तो इसका रेट कितना होगा, 10 होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/6 ऑफ द टाइम में, ठीक है ना, बी जितना काम करता है, पहले यहीं पे देखो, तो 1/6 ऑफ द टाइम मतलब पूरा वर्क कंप्लीट करने में इसको कितना लग रहा है, 6 डेज लग रहा है। तो 1/6 टाइम का मतलब क्या हुआ कि इसको ये एक दिन में जितना काम करता है, तो एक दिन में भी कितना काम करता है, 10 यूनिट वर्क करता है। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। उसी सेम टाइम में मतलब एक दिन में ही एक कितने वर्क को कर देता है, टोटल वर्क के हाफ को कर देता है। मतलब एक दिन में कितना वर्क कर देता है, 20-30 यूनिट वर्क कर देता है। ये किसका मतलब हुआ, क्वेश्चन का मतलब हुआ, ठीक है ना, कि A डज हाफ एज मच वर्क एज B डज इन 1/6 ऑफ द टाइम का मतलब क्या हुआ कि 1/6 ऑफ द टाइम में B जितना वर्क करता है ना, B जितना वर्क करेगा, ठीक है ना, उतने ही टाइम में क्या करता है, A पूरे वर्क का कितना कर देता है, हाफ वर्क कर देता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से क्या होगा कि 1/6 ऑफ द टाइम में मतलब एक दिन में बी 10 यूनिट वर्क करता है और एक दिन में ही ए कितने यूनिट वर्क कर देता है, 30 यूनिट वर्क कर देता है। मतलब ए के रेट और बी के रेट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1, ठीक है ना। अब सेम कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन में, कि इसके थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब पहले इसकी मेथड समझ लेना, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देख के आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज जो बी है, ठीक है ना, कौन है, बी। तो बी
बी सपोज एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है और टोटल वर्क भी 1 है। मैंने तीनों चीज़ों को क्या मान लिया, 1 1 मान लिया। टोटल वर्क भी 1 मान लिया, रेट भी 1 मान लिया। तो बट ऑब्वियस इसको टोटल टाइम कितना लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में, 1 डे में। अब इक्वेशन के हिसाब से जाएं, क्वेश्चन के हिसाब से जाएं, तो 1/6 ऑफ द टाइम की बात कर रहा है। मतलब टोटल ये वर्क को कब कंप्लीट करता है, पूरे दिन में कंप्लीट करता है। तो बट ऑब्वियस 1/6 ऑफ द टाइम में बी कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 1/6 यूनिट वर्क को कंप्लीट करेगा कि नहीं कंप्लीट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका रेट कितना है, 1 है। तो 1/6 ऑफ द टाइम में कितने यूनिट वर्क को कंप्लीट करेगा, 1/6 यूनिट वर्क को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे यदि आप इसका रेट फाइंड करो तो ये रेट कितना आएगा, 1/6 ऑफ द टाइम में ये कितने वर्क को कंप्लीट कर रहा है, 1/6 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर रहा है। तो यदि रेट निकालें वर्क अपॉन टाइम करें तो बी का रेट कितना आ गया, 1 आ गया। आया कि नहीं आया। सेम टाइम में मतलब 1/6 टाइम में ही बी क्या करता है, पूरे वर्क का 1/2 कर देता है। कितना कर देता है, हाफ यूनिट कम कर देता है ना। तो यहाँ पे बी का रेट कितना आ जाएगा, तो जब बी का रेट आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 है ना। वर्क अपॉन टाइम, जब टोटल वर्क अपॉन टाइम करोगे 1/2 अपॉन 1/6 करोगे तो जो ए का रेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। मतलब यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि ए और बी के बीच का जो रेट है वो कितना है, 3:1, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन को सोचने का सही तरीका है, ठीक है। यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, यहाँ पे एक छोटा सा तरीका ढूंढूं, तो यदि आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको आप ए और बी के बीच का रेट शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि यदि क्या करो कि बी जितना वर्क करता है ए, ठीक है ना, और बी जितना बी के वर्क को जितने टाइम में दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 6/2 3:1 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली भी रेट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि ए जितना वर्क करता है, ठीक है ना, जैसे ए यहाँ पे कितना वर्क करता है, हाफ वर्क करता है, ठीक है ना, कितने टाइम में, तो 1/6 ऑफ द टाइम में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हो, ठीक है। जेन्युइन तरीका क्या है उसका फाइंड करने का, ये है, ठीक है। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे निकाल सकते हो कि जो भी टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, जितना भी टाइम दिया हुआ है, तो कितना टाइम दिया हुआ है, 1/6 टाइम दिया हुआ है, और उसमें ए जितना काम करता है, ठीक है ना, एक जितना काम करता है उसमें से यदि दिए हुए टाइम को डिवाइड कर दो तो इनके बीच का क्या मिल जाएगा, आपको रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा कि ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी डज इन 1/6 ऑफ द टाइम। मतलब क्या है कि ए का रेट और बी का रेट हमें फाइंड करना है। तो ए कितना वर्क करता है, 1/2, कितने टाइम में, 1/6 टाइम में, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच का रेट कितना आ गया, 3:1, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने बी के रेट को ऑलरेडी क्या माना है, 1 माना है। तो बी का रेट हमने क्या माना है, 1 माना है। तो ए का रेट, अब ए का रेट फाइंड करना है। तो ए कितना करता है, हाफ वर्क करता है, कितने टाइम में करता है, 1/6 वर्क, 1/6 ऑफ टाइम में करता है, ठीक है। तो ए और बी के बीच का रेट कितना आ गया, 3:1। तो जब ए और बी का रेट कितना है, 3:1 है, ठीक है। तो इनका ज्वाइंट रेट कितना होगा, 4 होगा, और टुगेदर दे टेक 20 डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इंडिपेंडेंटली। टोटल वर्क 80 है, ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज 80/3 डेज, ठीक है। आंसर इज ए।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो इसको देख लो, फटाफट बना लो। क्या बोल रहा है, P डज हाफ एज मच वर्क एज Q इन 3/4 ऑफ द टाइम। ठीक है ना, मैंने क्या बोला है कि जिसका टाइम दिया, Q को क्या मान लो, Q का रेट क्या मान ले हम, 1 मान ले। जब Q का रेट हमने 1 मान लिया तो P 3/4 ऑफ द टाइम में, ठीक है ना, कितना वर्क करता है, 1/2। ठीक है, ये क्या है, वर्क अपॉन टाइम ही करते हैं ना रेट को निकालने के लिए, तो कितना वर्क करता है, हाफ वर्क करता है। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है, 3/4 ले रहा है। ठीक है, तो यदि P का रेट और R का रेट Q के रेट का रेशियो निकालें तो ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 2:3 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, 4 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, P का और Q का, P का रेट कितना दिया हुआ है 2, Q का रेट कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, टुगेदर दे टेक 24 डेज, दोनों का ज्वाइंट रेट कितना है 5, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। तो P को कितना टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में, तो 120/2 इज इक्वल टू 60 डेज। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है कि किसी एक टर्म का मतलब Q का जिसका टाइम दिया हुआ है ना, जिसका टाइम दिया हुआ है उसका रेट क्या मान लो, 1 मान लो, है ना। जैसे ही आप Q का रेट 1 मानते हो तो P का रेट निकल जाता है। ठीक है, तो P और Q का रेट निकाल के हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे ग्रुप के क्वेश्चन। ठीक है ना, ग्रुप वर्क के क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट किया जाता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।